नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक विश्व के इतिहास में जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मैटरनिक व्यवस्था। इसके दो वीडियो आप देखेंगे। ये इसका पहला भाग है। मैटरनिक आपने नाम तो सुना ही होगा। ये पिछला वीडियो जो आपने पढ़ा था वियना कांग्रेस, उसमें मैटरनिक का नाम आया था। ज़रा सोचें कि ये मैटरनिक कौन था। मैं अवश्य आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी ऑस्ट्रिया कंट्री का एक तरह से प्रधानमंत्री। तो उसने वियना कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। अब नेपोलियन का जो 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार जाता है, उसके बाद से यूरोपीय राजनीति में या यूँ कहे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक का बड़ा प्रभाव बढ़ता है। उसके प्रभाव की वजह से तो 1815 के अंदर यूरोपीय कई राष्ट्रों की जो कांग्रेस है वो वियना में हुई थी। तो 1815 से लेकर के 1848, जब तक कि फ्रांस के अंदर 1848 की क्रांति नहीं हुई या यूरोप ने उस क्रांति को प्रभावित नहीं किया, तब तक यूरोप की राजनीति में जिस एक व्यक्ति का दबदबा और प्रभाव छाया रहा वो मैटरनिक था। तो उस मैटरनिक के द्वारा यूरोपीय राजनीति में कैसी क्या व्यवस्थाएं बिठाई गई, उसी को मैटरनिक व्यवस्था या मैटरनिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। जरा पढ़कर देख लेते हैं कि क्या कुछ था। फ्रांस की क्रांति आपने देख ही लिया, और नेपोलियन के युद्धों के पश्चात यूरोप के राजनीतिक पटल पर मैटरनिक का उदय एक नए युग का सूचक था। उसी को किस नाम से जाना जाता है? उसी को मैटरनिक के युग के नाम से जाना जाता है। यह युग कब से कब माना जाता है? 1815 जब वियना कांग्रेस हुई तब से इसका प्रभाव बढ़ा, और 1848 जब की क्रांति की आंधी ने इसको उखाड़कर नहीं फेंक दिया, तब तक इसका दबदबा रहा। तो इस पीरियड को मैटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस काल में उसने यूरोप की राजनीति को अपने तरीके से संचालित किया। प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील विचारधाराओं में जबरदस्त संघर्ष इस युग की विशेषता थी। प्रगतिशील विचारधाराएं कैसी? जो आगे बढ़ने की थी, जैसे उदारवाद है, राष्ट्रवाद है, और प्रतिक्रिया यानी इनको रोकने की। तो जो बेसिकली मैटरनिक था वो इनको रोकने वाला था। वो पुराने रूढ़िवादी सिस्टम में विश्वास करने वाला था, और राष्ट्रवाद है या उदारवाद है या समानता है या स्वतंत्रता है, इनका गला घोंटने वाला था व्यक्ति था। एक तरफ राष्ट्रवाद प्रजातंत्र की भावना, तो दूसरी तरफ अनुदारवाद और प्रतिक्रियावाद की भावना थी। मैटरनिक प्रतिक्रियावादी विचारधारा का समर्थक था। जरा ध्यान दें, मैटरनिक प्रतिक्रियावादी विचारधारा का समर्थक था, और उसकी सारी नीति का सूत्र वाक्य एक ही था: शासन करो और कोई भी परिवर्तन न होने दो। उसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति को अंजाम देने के लिए जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया उसे ही किस नाम से जाना जाता है? मैटरनिक व्यवस्था या मैटरनिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? यूरोप में संतुलन कायम करना। वह संतुलन जिससे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने एक तरह से क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। तो उसी व्यवस्था को, यानी मैटरनिक व्यवस्था क्या है कि हम इसको कहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियावादी नीति को अंजाम देने के लिए मैटरनिक के द्वारा जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया उसी को मैटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य था कि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों से जो व्यवस्थाएं भंग हो गई है उसको पुनः शुरू किया जाए। मैटरनिक ने क्रांतिकारी विचारों को ऑस्ट्रिया में पनपने न देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। यानी जो फ्रांस की क्रांति की विचारधारा थी उसको किसी भी सूरत पर ऑस्ट्रिया में नहीं लाना है। इन्हीं क्रांतिकारी भावनाओं के भड़कने पर वह पतन को प्राप्त हुआ। उसके विचार में क्रांति, वो क्रांति को क्या मानता था? एक बीमारी थी जिसके भड़कने पर उसका कोई भी निदान नहीं रह जाता है। अतः इस बीमारी का उग्र रूप धारण करने से पहले जैसे इसके लक्षण दिखाई दे उसको दबा देना चाहिए, क्योंकि यह क्या है? ज्वालामुखी है। अतः इसके फटने का धमाका होने से पूर्व ही इससे रक्षा कर लेनी चाहिए, ऐसा मैटरनिक मानता था।
राजा को वह ईश्वर का दूत मानता था। जरा देखिए, वो एक तरह से राजतंत्र, घोर राजतंत्र में विश्वास करता था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और जनता के भाग्य का निपटारा करने का अधिकार है वो शासक को देता था और वह जनता के प्रति कभी भी उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। इन सिद्धांतों का वह मन से समर्थक था और अपने जीवन पर्यंत वह इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का प्रयास भी करता रहा। मैटरनिख एक महान राजनीतिज्ञ था। वह असाधारण प्रतिभा का धनी था। नेपोलियन सेनापति को पराजित करने में ऑस्ट्रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः यूरोप के निर्माण के मामलों को तय करने के लिए 1815 में, ये हम लोगों ने देख ही लिया है कि 1815 में मैटरनिख के द्वारा वियना में यूरोपीय राष्ट्रीयों का एक सम्मेलन काउंसिल बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रियन चांसलर मैटरनिख ने अपनी विलक्षण राजनीतिक प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। यह मैटरनिख ही था जिसने ऑस्ट्रिया को इतना शक्तिशाली बना दिया कि यूरोप में पुनः उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी पर 1792 से 1835 तक फ्रांसीसी प्रथम और 1835 से 1848 तक फर्डिनेंड प्रथम ने राज किया। संपूर्ण यूरोप में ऑस्ट्रिया ही एक ऐसा राज्य था जिस पर 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ये भी एक ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कि ऐसा कौन सा यूरोपीय राष्ट्र था जिसके ऊपर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो ऑस्ट्रिया था। साम्राज्य भर में विशेषाधिकार युक्त कुलीनों और पादरियों का शासन एकदम निरंकुश रहा। किसी प्रकार के उदार विचारों का प्रचार उसने नहीं होने दिया। मैटरनिख क्रांतिकारी भावनाओं का कट्टर शत्रु था। फ्रांस की क्रांति के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों, कौन कौन से, राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र, ध्यान देने की जरूरत है। दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, एक था राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र। इसको वह बहुत ही भयानक रोग समझता था। वह कहा करता था कि क्रांति के भयंकर रोग को शीघ्र ही रोकना चाहिए, अन्यथा यह अत्यंत शीघ्रता से फैलकर भीषण रूप धारण कर लेगा, जिससे संपूर्ण यूरोप वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसका ये मानना था कि क्रांति एक भयानक और विशाल दैत्य की भांति है और समस्त यूरोप की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को निगल सकती है। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो फ्रांस में क्रांति हुई या अन्य कोई भी क्रांति है, उसको वो घोर रोग के समान समझता था। मैटरनिख की दृष्टि में क्रांति एक सड़े हुए दुर्गंध युक्त मांस के टुकड़े के समान थी, जिसको भस्म करने के लिए अत्यंत गर्म और लोहे की आवश्यकता होती थी। तो आप देख रहे होंगे कि वो क्रांति का कितना बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की क्रांति की लहरों से बचाने के लिए मैटरनिख ने एक ऐसी पद्धति का सूत्रपात किया जिसको सिस्टम ऑफ मैटरनिख या मैटरनिख पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है, मैटरनिख पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके दो स्पष्ट रूप थे। पहला, ऑस्ट्रिया में एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिसमें क्रांति के विचारों का प्रसार असंभव हो जाए। चूंकि जर्मनी और इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, अतः वहाँ भी क्रांतिकारी विचारों का प्रचार रोका जाए। दूसरा उसका रूप था, यूरोप के किसी भी भाग में क्रांति के सिद्धांतों का प्रचार न हो। प्रगतिशाली प्रवृत्तियाँ कहीं भी सिर उठाए तो उन्हें कुचल देना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मैटरनिख ने वियना कांग्रेस में यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना की और वास्तव में यह व्यवस्था मैटरनिख पद्धति का एक अभिन्न अंग थी। तो इस तरह से इन स्पष्ट रूपों से इसने मैटरनिख सिस्टम, या तो आप समझ गए होंगे कि मैटरनिख व्यवस्था क्या है, सीधे से शब्दों के अंदर कि 1815 से नेपोलियन के युद्धों के बाद जो यूरोप में व्यवस्थाएं लागू की गई वियना कांग्रेस से, उन व्यवस्थाओं को लंबे समय तक लागू रखना और जो उदारवादी, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, राष्ट्रवाद, समानता और स्वतंत्रता की विचारधारा है, उसको कुचल करके अनुदारवादी और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना और क्रांति के विचारों को दबा करके प्रजातंत्र को सुदृढ़ करना ही मैटरनिख व्यवस्था थी। और वियना कांग्रेस में इसने बड़े ही अच्छे ढंग से इसको पूर्ण करने की कोशिश की थी। तो ये अगले वीडियो में इसके बारे में हम और जानकारी इकट्ठी करेंगे। थैंक यू।